गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक वीडियो मैं बना दूं टीडीएस आरपीओ के ऊपर। आज हम एक वीडियो करते हैं टीडीएस आरपीओ के ऊपर। बेसिकली मैं 24 क्यों और 26 क्यों ये दो क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले अपने स्टेप पे आते हैं। अगर आप में से कई लोगों का अभी भी टीडीएस आरपीओ अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ये साइट है, आप साइट देख लो। इस साइट पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड आरपीओ वर्जन 3.1। जब आप ये वर्जन 3.1 डाउनलोड करोगे तो ये जिप फाइल में होगा और जिप फाइल के बाद आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लो किसी भी जगह। मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया है। फिर आप उसे ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक TDS RPO 3.1 के नाम से एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल मिलेगी। यही हमारा मेन सॉफ्टवेयर है। आपको इस पे डबल क्लिक करना है। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो इसे तो आप एक काम करो, पहले आप टाइप से शॉर्ट कर लो। इसके लिए आप टाइप पे क्लिक करो। अभी मैंने टाइप पे क्लिक किया। ये टाइप के हिसाब से नेम वाइज ई पहले आता है W से, इसीलिए नेम वाइज पहले आ गया। एग्जीक्यूटेबल जार फाइल में TDS RPO 3.1 चेक करना है और इस पे सिंपली डबल क्लिक करना है। अगर आपके लैपटॉप में जावा रन टाइम एनवायरमेंट नहीं है तो फिर ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। ये इसके लिए प्री रिक्विजिट्स है जो आपको पहले से चाहिए। अगर नहीं है तो आप सिंपली लिखो जावा रन टाइम एनवायरमेंट और गूगल से आप डाउनलोड कर लो, या तो ऑरेकल की वेबसाइट से या फिर sun.java.com से। उसके बाद आपका ये TDS RPO चल जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। ओके पे आने के बाद यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स है, इन पे फोकस नहीं करना आपको। सिंपली हमें यहाँ पे फोकस करना है फॉर्म नंबर एंड सेलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड। तो चलो देखते हैं कितने फॉर्म है। यहाँ पे 4 फॉर्म है, 24 क्यू, 26 क्यू, 27 क्यू और 27 EQ। हम 24 क्यू पे भी फोकस करते हैं, ये है सैलरी के लिए, और 26 क्यू है अदर देन सैलरी के लिए। 24 क्यू पे चलते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, रेगुलर और करेक्शन। इसे आप ITR के थ्रू समझो। ITR में या तो हम ओरिजिनल ITR फाइल करते हैं या रिवाइज्ड फाइल करते हैं। अगर हम पहली बार फाइल कर रहे हैं तो वो रेगुलर होगी। अगर हमने फाइल कर दिया पहले और अब करेक्शन करना है तो उसके लिए करेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ 2 और ऑप्शन है। ओपन अ सेव रेगुलर फाइल, मतलब आपने रेगुलर फाइल में कुछ काम किया है, सारी डिटेल्स नहीं भरी, एक लिमिट तक भरकर सेव कर लिया था, वो फाइल ओपन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया तो आप सिंपली क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके पास ये रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी आ जाएगी। फॉर्म नंबर यहाँ लिखा होगा और यहाँ पे आपके पास ऐसे 4 टैब्स आ रहे हैं। अगर आप Q4 सिलेक्ट करोगे सिर्फ T24 क्यू के केस में तो एक और एनेक्शन 2 आएगा। चलो अब इन 4 टैब्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बेकार टैब की बात कर लेते हैं, वो है अदर सर्विसेज ऑफ टिन। ये कुछ भी नहीं है, ये इनकी एडवर्टीजमेंट है कि टिन पे और क्या क्या सर्विसेज होती है। ये ना आपको फिल करनी है ना इस वीडियो के बाद कभी इस पे ध्यान देना है। जो हमारा पहला टैब है वो है फॉर्म। अब फॉर्म बेसिकली ये बेसिक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है। आपसे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, बस इसमें दिमाग लगाने वाला कहीं भी कुछ नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, आप बस सिर्फ उनको ध्यान से सुनो और वैसे ही फॉलो करते जाओ। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखो, 4 क्वार्टर एंडेड पे स्टार मार्क लगा हुआ है। जितने भी स्टार मार्क्स है ये सारे के सारे कंपलसरी है फिल करने के लिए। बट अभी 4 क्वार्टर एंडेड बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा, अनेबल नहीं है यहाँ पे। जैसे ये अनेबल्ड है ना, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, अभी ये अनेबल्ड नहीं है। अनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब जिस ईयर में हम TDS डिडक्ट और डिपॉजिट कर रहे हैं। ओके, मैंने एक बार जूम क्लास में बताया था कि TDS के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला हम TDS डिडक्ट करते हैं, दूसरा हम TDS डिपॉजिट करते हैं और तीसरा हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं एंड फाइनली जिसका पैसा डिडक्ट किया था उसको सर्टिफिकेट देते हैं। यहाँ पे हम 3 काम करेंगे, डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट करने के बाद चालान के थ्रू उसे डिपॉजिट करेंगे और रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। इसके लिए करंट ईयर जो भी हमारा चल रहा होगा, मतलब हमारा करंट ईयर चल रहा था 1920, करंट ईयर 1920 विल बी आवर फाइनेंशियल ईयर। 1920 सेलेक्ट कर लिया मैंने। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2020 और 2021 असेसमेंट ईयर आ गया और अब ये अनेबल हो गया है।
यहाँ हमें क्वार्टर सिलेक्ट करना है। सो क्वार्टर सिलेक्ट करने के लिए मैं राठौर सर का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इसका लिंक भेजा था। मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन 2402। मैं इसका लिंक कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। सो ये क्वेश्चन है 24Q का। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कुछ, जो भी डिडक्टर है, टाइप ऑफ डिडक्टर, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैन नंबर, स्टेटस क्या डिडक्टर का, कौन डिडक्ट करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन है। और फिर 3 एम्प्लॉइज है, इन 3 एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन गिवन है, इन्होंने कब ज्वाइन किया था वो इंफॉर्मेशन है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये इंफॉर्मेशन है। फिर है इनके सैलरी और बाकी अदर इनकम्स की डिटेल डिस्कशन। यहाँ पे हमें बताया हुआ कि इनकी सैलरी की इनकम कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी थी, अदर सोर्सेस से कितनी थी, और डिडक्शंस वगैरह कितनी कितनी मिली है। अब फोकस कर लेते हैं हम लोग एक बार यहाँ पे। आप एक चीज देखो, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे सभी एम्प्लॉय सहनाज, रश्मि और आरती, इन तीनों ने ये कंपनी में सिर्फ या तो 6 महीने, सहनाज और रश्मि ने 6 महीने काम किया है, और आरती ने सिर्फ 5 महीने काम किया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं आगे आपको बताऊंगा, बट क्वेश्चन हो सकता है कि 12 महीने एम्प्लॉय ने काम किया हो, या हो सकता है 12 महीने से कम एम्प्लॉय ने काम किया हो। इसका इम्पैक्ट आगे चल के देखेंगे, बट ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो अब हम आते हैं वापस अपने टीडीएस पे। यहाँ पे ये हमसे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर यानी टैन नंबर पूछ रहा है। सो हम क्वेश्चन में देखते हैं टैन नंबर। क्वेश्चन में टैन नंबर कहाँ है, ये रहा टैन नंबर है DELR। चलो मैं यहां से फिल करता हूं इसे, DELR 38991 ये मैंने पैन नंबर भर दिया। असेसमेंट ईयर भरा है, टाइप ऑफ भरा है, परमानेंट अकाउंट नंबर भी भरना है। परमानेंट अकाउंट नंबर है AACR 3899K, यही है ना, 3899K। चलो परफेक्ट, 3899K ये भी मैंने फिल कर दिया। अब नेक्स्ट कंपलसरी इंफॉर्मेशन है टाइप ऑफ डिडक्टर की। सो टाइप ऑफ डिडक्टर का मतलब, डिडक्टर जैसे आपने पढ़ा था पहले इनकम टैक्स में, पर्सन जो होते हैं वो 7 या 8 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने पर्सन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फर्म, ये सारा। हमारे क्वेश्चन में राठौर ब्यूटी कंसल्टेंट है, ये है एक इंडियन कंपनी। लो बात ही खत्म, कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं यहां से। सो टाइप ऑफ डिडक्टर हो गई कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस अ रिवाइज रिटर्न, यस और नो? ऑब्वियसली नहीं है। अगर ये एक रिवाइज रिटर्न होती तो हम रेगुलर पे ना क्लिक करके करते करेक्शन पे क्लिक। अब अगर ये रिवाइज रिटर्न है नहीं तो बाकी सारी डिटेल्स हम देंगे कहां से? जब रिटर्न ही पहली बार फाइल हो रही है तो ओरिजिनल रिटर्न कहां से हम उसकी रिसीट नंबर देंगे? ये सब कुछ हमारे लिए डिसेबल हो रखा है। यहां तक का हमारा काम कंप्लीट हुआ तो हमने अपने फॉर्म में से एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पार्ट जो है वो है डिडक्टर की इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हाँ ये जो डिडक्टर कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन दे, उसका अता पता, ये सारी चीजें देनी है। तो चलो कंपनी का नाम डालते हैं। कंपनी का नाम था राठौर ब्यूटी कंसल्टेंट। अच्छा एक चीज और चेक करते हैं, क्या हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हो गया पेस्ट। इसका मतलब टीडीएस से आसान कुछ भी नहीं है। आपको पूरे टाइम, अभी आप देखोगे वीडियो में आगे, आपको पूरे टाइम कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट करना है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सा अमाउंट किस जगह आएगा और क्यों आएगा। आज मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि ये अमाउंट इसी जगह क्यों आता है। चलो अभी फिलहाल इसी की बात कर लेते हैं। हमने नाम में राठौर ब्यूटी कंसल्टेंट भर दिया, कोई ब्रांच या डिवीजन नहीं है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नेम, आप ये सब कुछ भूल जाओ, ये गवर्नमेंट के लिए है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा हो तो गवर्नमेंट के पास अपना इंटरनल सिस्टम भी होता है टीडीएस डिपॉजिट करवाने का, ये सब कुछ उसके लिए है। ये आपके अभी काम का है नहीं तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। नेम के बाद नेक्स्ट जो कंपलसरी चीज है वो फ्लैट नंबर। देखते हैं, हाँ फ्लैट नंबर है 25 साक्षरा अपार्टमेंट। ओके, फ्लैट नंबर 25
नेम ऑफ बिल्डिंग और प्रीमाइसेस, बिल्डिंग का नाम है साक्षर अपार्टमेंट, हालांकि कंपलसरी नहीं है बट मैंने भर दिया। एरिया लोकेशन वगैरह A3 में मैं नहीं भर रहा, सिर्फ पश्चिम बिहार भर लेते हैं। एरिया लोकेशन, एरिया पश्चिम बिहार और सिटी दिल्ली, पिन कोड क्या है 63, ओके 1100 सॉरी 0063 और स्टेट में दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। हो गया काम। टेलीफोन नंबर, ईमेल नंबर कुछ भी देना कंपलसरी नहीं है, मैं भर नहीं रहा, हालांकि क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन में है बट यहाँ कंपलसरी नहीं है इसलिए मैं भर नहीं रहा। हैज रिटर्न चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, नहीं, ये तो पहली बार ही हम रिटर्न भर रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं। ये उनके लिए है जिन्होंने इससे पहले भी कभी रिटर्न भरी हो। अब हमारे क्वेश्चन में तो ऐसा है नहीं, सो हम मान के चल रहे हैं कि ये पहली बार ही रिटर्न भर रहा है। चलो ये भी काम खत्म हो गया, तो ये भी स्टेज कंप्लीट हो गया, है ना मजेदार। फॉर्म में दो चीजें कंप्लीट भी हो चुकी है और कुछ पता भी नहीं लगा। अब फॉर्म के अंदर लास्ट चीज है, लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो आपके पैसे डिडक्ट भी मैं करूंगा और मैं ही वो पर्सन हूं जो इसे ओरिजिनली, क्योंकि कंपनी, एक कंपनी तो कोई आके डिडक्ट नहीं कर सकती ना, कोई एक पर्सन होगा जो कंपनी में इस पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो अगर कोई लिविंग एंटिटी है तब तो दोनों लोग एक ही होंगे, जो डिडक्ट करता है वो भी और जो डिडक्शन करने के लिए लाइबल है वो भी। बट कंपनी के केस में, फर्म के केस में, फर्म या कंपनी के नाम से डिडक्शन हो रही है, वो डिडक्शन कर रही है, बट फर्म तो नॉन लिविंग एंटिटी है तो फर्म का मैनेजिंग पार्टनर या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर डिडक्शन कर रहा होगा, तो हमें अब उसकी डिटेल देनी है। अब मान लो अगर यहाँ पे इंडिविजुअल होता, यहाँ पे तो आप क्या करते, इंडिविजुअल में पर्टिकुलर डिडक्टर एम्प्लॉयर आप यहाँ लिख देते और बस आप यहाँ पे टिक करते सेम एज अबव। अगर ये दोनों लोग एक है, यहाँ पे ये है कंपनी, राठौर ब्यूटी कंसल्टेंट एक कंपनी है, लेकिन कंपनी खुद तो टैक्स डिडक्ट कर नहीं सकती, उसका कोई एम्प्लॉय कर रहा होगा, तो देखते कौन कर रहा है। ऑथराइज पर्सन टू साइन ETDS रिटर्न, कौन, डॉक्टर SB राठौर। सो यहाँ लिखते हैं हम, अब कंपनी खुद नहीं करेगी, कंपनी के लिए कोई पर्सन करेगा, वो पर्सन है SB राठौर। अब उनकी डिटेल गिवन होगी, हाँ जी है, पैन नंबर है AAAPR एंड देन 1234H, चलो 1234H। डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन है डायरेक्टर। फ्लैट नंबर क्या है इनका, सेम एज अबव, ठीक है 25। बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है मैं लिख नहीं रहा। स्टेट है दिल्ली, टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, अब हमें पता ही नहीं कि इससे पहले रिटर्न भरी थी या नहीं, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूं। और कोई चीज जो कंपलसरी है और हमसे छूट गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा 30% TDS का फॉर्म कंप्लीट हो गया। सोचो कुछ भी नहीं करना पड़ा और 30% TDS का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, बस अब दो चीजें और बचती है। यहाँ पे अब आप नीचे देखो, यहाँ नीचे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक है क्रिएट फाइल का, इसे हम यूज नहीं करेंगे, रियलिटी में इसका यूजेस होता है बट अभी फिलहाल के लिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। एक ऑप्शन है सेव का, एक है ओपन का और एक है बैक जाने का। हम यहां से सेव ऑप्शन को यूज करेंगे। सेव ऑप्शन से आपकी ये फाइल सेव होती है। अगर मैं चाहूं तो सिंपली यहां से चालान पे जा सकता हूं। क्वार्टर सेलेक्ट नहीं किया मैंने, अच्छा क्वार्टर चेक करते हैं कौन सा क्वार्टर था, ये अच्छी बात है। सो उसके लिए मैं देखना होगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये है 1 अप्रैल 19 से 31। दिस इज दिस। क्या इन्होंने बताया है कि क्वार्टर कौन से क्वार्टर के लिए करना है? अच्छा, इन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि कौन से क्वार्टर के लिए करना है, लेकिन यहाँ पे बता दिया है कि TDS कब कब जमा हुआ। सो TDS जमा हुआ है अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर में। तो ये कौन से क्वार्टर के लिए हो रहा होगा? फर्स्ट क्वार्टर के लिए तो हो नहीं सकता। फर्स्ट क्वार्टर में तो अप्रैल है, मई है, जून है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए ये डिपॉजिट हुआ होगा जो है सेकेंड क्वार्टर। तो हमें यहां से क्लिक करना है सेकेंड क्वार्टर पे। अब यहां पे अगर मैं चाहूं तो फाइल सेव कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो फाइल बिना सेव किए भी चालान पे जा सकता हूं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा
कि आप यहीं पे फाइल एक बार सेव कर लो। इसका हम नाम रखते हैं ट्यूटोरियल 1। और ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में सेव करने हैं, कहाँ सेव करें, ये है माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर लेते हैं। ओके, फाइल हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली एट सी यूजर्स काशिफ अंसारी डॉक्यूमेंट्स ट्यूटोरियल 1। ठीक है, अब मेरी ये फाइल सेव हो गई है। अब हमारा जब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब चलो जी चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये तो और भी आसान है। सेकेंड पार्ट है हमारा चालान। तो आपको मैंने बताया था इससे पहले, हम टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं हंसराज कॉलेज का एग्जांपल लेता हूं। हंसराज कॉलेज में 200 एम्प्लॉइज है, सभी का टैक्स डिडक्ट कर लिया। अब हंसराज कॉलेज ऐसा तो नहीं करेगा कि 200 चालान बना के गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। पेमेंट तो एक सिंगल चालान से जाएगी ना। कौन सा आसान है आप बताओ, 200 अलग अलग चालान बनाना और 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 इस तरीके से टैक्स देना गवर्नमेंट को, या टोटल की एक डिटेल बनाकर एक चालान 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट कर देना? क्या लगता है आपको, सेकंड वाला ज्यादा अच्छा होगा? गवर्नमेंट ऐसा ही करती है और कंपनीज भी ऐसा ही करती है। एक सिंगल चालान एक मंथ के लिए जाता है, हर मंथ के लिए अलग अलग चालान जाता है। अगर आप क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है। चालान नंबर 2002 अगस्त में गया है जुलाई मंथ के लिए। चालान नंबर 6007 और सितंबर में गया है अगस्त के लिए। और चालान नंबर 7001 एक सिंगल चालान है एक महीने के लिए, वो है सितंबर का महीना जो हमने अक्टूबर में पेमेंट की है। ठीक है, सो चालान हम क्या करते हैं, पूरे महीने का सभी इंप्लॉइज का एक सिंगल चालान बनाते हैं। तो अब चालान अगर 1 करोड़ का है तो इसका मतलब 200 इंप्लॉइज की कुछ बाइफर्गेशन है। मेरा 5,000 का है, किसी का 10,000 का, किसी का 15। आपको यहां पे सिर्फ वो डिटेल बतानी है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए भेज रहे हो हंसराज कॉलेज से गवर्नमेंट को, तो इसमें कितने लोगों का पैसा जा रहा है, सिर्फ ये बताना है। वो देखते हैं वो आगे हम कैसे करेंगे। यहां चालान पे हम आते हैं। चालान पे आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां नीचे अब देखो, यहां पे अभी बैक का बटन आ रहा था ना, बैक और ओपन, वो गए। अब यहां 2 ऑप्शन है, ऐड रो एंड डिलीट रो। सो Q2 में हमने कितने चालान पेमेंट की है, 1, 2, 3। इसका मतलब हम क्लिक करेंगे ऐड रोज पे, 3 रोज पे क्लिक कर देंगे सिंपली, क्योंकि हमने चालान कितने बनाए, 3। अगर हम चालान 6 बनाए, जरूरी नहीं है 6 भी बना सकते हैं, अगर हम 6 चालान बनाएंगे तो हम यहाँ पे 6 रोज ऐड कर लेंगे। सो अब यहाँ पे हमने 3 रोज ऐड कर लिए। ये और ये दोनों अभी आपके काम के नहीं है, अपडेट मोड और सेक्शन कोड, इसीलिए डिसेबल्ड है। हम सीधा पहुंचेंगे टीडीएस पे और फिर सरचार्ज पे। पर रुको, ये तो हमें पता ही नहीं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट काम 24Q में। इसके लिए हम ओपन करते हैं एक एक्सेल शीट। मैं एक नई एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख लिया तो इसका मतलब सवाल ही नहीं होता कि आप गलत कर जाओ कहीं पे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखते हैं। अभी हम ये फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अमाउंट नहीं है, अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे। चलो अब अपने क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एम्प्लॉयज पढ़ते हैं। इस कंपनी में 3 एम्प्लॉयज है, शहनाज, रश्मि और आरती। इन 3 एम्प्लॉयज को सैलरी मिली है। शहनाज को मिली है 15 लाख की, रश्मि देसाई को 12 लाख की और आरती को 9 लाख की। ठीक है, इनकी ये डिटेल कॉपी कर लेते हैं। टीडीएस डिटेल इन लोगों की, ये मैंने यहां से किया कॉपी और एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं। ओके, एक्सेल में पेस्ट कर दिया। ये रही हमारी इंफॉर्मेशन, सैलरी ये, और ये क्या था, ओके, ये इंफॉर्मेशन सारी नहीं आई, कोई नहीं। इसे यहां से कट करके यहाँ पेस्ट कर, इसे यहां से कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सैलरी के बाद क्या क्या था, एक था हाउस प्रॉपर्टी, लो 1 by 1 पेस्ट कर देते हैं अगर ऐसे नहीं हो रहा तो, कोई नहीं। ये था अदर सोर्सेस की इंफॉर्मेशन। उसके बाद 80C में जो रिडक्शन मिलनी थी वो इंफॉर्मेशन थी, और उसके बाद 80E में भी रिडक्शन मिल रही थी एजुकेशन लोन के लिए, तो ये रहा यहाँ। अब मैं थोड़ा इसे फॉर्मेटिंग अच्छी करता हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए।
इतना काफी है। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। हमारे पास ये डिटेल है टीडीएस की। सैलरी, अच्छा यहाँ एम्प्लॉइज के नाम भी डाल देते हैं, शहनाज, रश्मि और आरती। ये है हमारे 3 एम्प्लॉइज। अब आप बात को समझने की कोशिश करो, यहाँ हो क्या रहा है। शहनाज कौर गिल को जितने भी महीने उसने काम किया, शहनाज ने कितने महीने काम किया है? शहनाज ने 6 महीने काम किया था शायद, हाँ, अप्रैल के स्टार्टिंग से सितंबर तक। सो 6 महीने में शहनाज को एम्प्लॉयर ने, राठौर ब्यूटी कंसल्टेंट ने 15 लाख रुपए की सैलरी दी, रश्मि को 12 लाख की और आरती को 9 लाख की। इन लोगों ने राठौर ब्यूटी कंसल्टेंट को यह भी बताया कि हमारी हाउस प्रॉपर्टी से 2.5 लाख रुपए की इनकम है। रश्मि ने बताया मेरा लॉस है 2,10,000 का, और आरती ने बताया मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इन्होंने अपनी अदर सोर्सेज की इनकम भी बता रखी है, और इन्होंने अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए थे या जो भी लोन वगैरह था उनके जो इंटरेस्ट पे किया था, ये सारी बातें यहां बता दी है। हमारा पहला काम है इन सभी से सबसे पहले तो टीआई निकालना। टीआई मतलब टोटल इनकम। अच्छा, इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर नजर आए। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ठीक क्लियर नजर आ रहा होगा। हमारा पहला काम है टोटल इनकम कंप्यूट करना। उसके लिए क्या है, पांचों हेड्स है, पांचों हेड्स को हम सम करेंगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूं। ये 3 चीजों मिलकर क्या बनेगी, ये 3 चीजें मिलकर बनेगी जीटीआई। जीटीआई इज दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये बनेगा। बस हमें देखना कि कोई इनकम टैक्स का रूल वायलेट नहीं हो रहा। यहां पे कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा, ठीक है। यहां पे एक रूल वायलेट हो रहा है। अगर आपका खुद का हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी पेड, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी पेड टू बैंक दिस बाय रश्मि देसाई, ओके। अगर ये हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख से ज्यादा का लॉस आप क्लेम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ 2 लाख का क्लेम एक्सेप्ट कर सकता हूं। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक काम करते हैं, आई होप कि आप लोगों को एक्सेल आता होगा। मैं सिंपली यहां से फॉर्मूला कॉपी और पेस्ट कर रहा हूं। ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है, आपको पता ही होगा। यहाँ B2, B3 और B4 ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे B2, B3, B4 ऐड हो रहा है। चलो तो फिर चेंज करते हैं। यहाँ पे इन तीनों का सम ले लेते हैं। ये लो, वैसे मैं शॉर्टकट भी यूज कर सकता था, ऑल्टर सेमीकोलन का, वो यहाँ पे। अब इसे कॉपी कर कर देखते हैं। DCB परफेक्ट है। ये है हमारा GTI, इसे कर लेते हैं बोल्ड। GTI कंप्यूट हो गई। अब GTI के बाद GTI में से TI निकालने के लिए बस 80C से लेकर 80U वाली डिडक्शंस माइनस करनी होती है। डिडक्शंस हमारे पास है 1,80,000 की 80C में, बट ये तो प्रॉब्लम है, 80C में 1,50,000 से ज्यादा की डिडक्शंस अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 150 तक ही अलाउड है। मैंने यहाँ 150 कर दिया। ये भी ज्यादा है, इसलिए मैंने इसे भी 1,50,000 कर दिया, और ये 1,50,000 से कम है पहले से, तो इसे क्या करना, कुछ भी नहीं। 80E की कोई लिमिट नहीं है, जो भी अमाउंट है वो सब कुछ क्वालिफाई करेगा। अब अगर मुझे TI कंप्यूट करना है तो TI विल बी इक्वल्स टू GTI माइनस डिडक्शन ऑफ 80C माइनस डिडक्शन ऑफ 80E। ये आ गया मेरा टोटल इनकम। इसे भी बोल्ड कर लेते हैं। लो जी, बोल्ड कर लिया इसे भी, और ये एक फालतू का रो यहाँ पे है, इसे डिलीट कर देते हैं। टोटल इनकम कंप्यूट हो गई। टोटल इनकम से अब हमें कंप्यूट करना है टैक्स, ठीक है। टैक्स क्या होगा, पहले 2,50,000 पे तो नील, नेक्स्ट 2,50,000 पे 12,500, ओके। एंड देन फिर उसके बाद आपको पता ही है, प्लस 5 लाख से 10,000 तक पे 20%, 10 लाख से आगे पे 30%,
सो मैं सिंपली कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप कैलकुलेशन खुद यहां फॉर्मूला लिखकर भी कर सकते हो या मैन्युअली भी कर सकते हो। 10 लाख पे बनेगा 1,12,500 एंड प्लस, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं दिस। ये आपको समझने की वैसे उतनी जरूरत है नहीं, आप पेन पेपर पे कैलकुलेशन कर लेना। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, इसका 30%, ठीक है। ये नॉर्मल टैक्स है, इसे मैं ग्रॉस टैक्स लिखता हूं क्योंकि इस पे भी सरचार्ज और ग्रॉस टैक्स। 8 लाख पे इट विल बी 12,500 प्लस दिस माइनस 5 लाख और इसका 20%, ठीक है। 7,30,000 पे दिस प्लस 7,30,000 माइनस 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%। हाँ, फॉर्मूला में कुछ गलत हो गया, T10 मैंने प्लस कर दिया, नहीं 12,500 प्लस करना है, जो 5 लाख तक की टैक्स लायबिलिटी है। सो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस टैक्स। आप मैन्युअली करो जैसे आपने सीखा अभी तक इनकम टैक्स में, यही अमाउंट आना चाहिए। इस ग्रॉस टैक्स में अब प्लस होगा सरचार्ज। अब अगर आप इंडिविजुअल हो तो सरचार्ज कब कंप्यूट होता है? सरचार्ज कंप्यूट होता है, सॉरी ये एक शॉर्टकट होता है, अगर कभी इक्वल टू का आप साइन लगाओ और प्रॉब्लम आए तो आप उससे पहले ऐसा कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सरचार्ज प्लस करने के लिए जो हमारे पास लिमिट है वो इंडिविजुअल्स के लिए कि अगर उनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, बट यहां तो किसी की इनकम भी 50 लाख से ज्यादा नहीं है, सो सरचार्ज विल बी 000। अच्छा, अब इसमें हम प्लस करते हैं सेस एट द रेट ऑफ 4%। सेस ऐड होता है इन दोनों के टोटल पे, तो यहां तो ये 0 है, इसका मतलब इन दोनों का टोटल यही बनेगा। फिर भी मैं फॉर्मूला लिखता हूं, दिस प्लस सरचार्ज, जो भी अमाउंट आएगा उसका 0.04, दिस इज सेस। कॉपी पेस्ट, ये लो सेस भी निकाल लिया। अब ये आ गया फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, और आई शुड से पेबल या लाइबिलिटी कहते हैं, चलो लाइबिलिटी विल बी दिस प्लस सरचार्ज प्लस सेस। कॉपी पेस्ट, इसे भी बोल्ड कर लेते हैं और अब सारी कैलकुलेशन को एक बार बॉर्डर भी दे देते हैं। आई होप यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसमें कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो आप एक काम करो, आप मैन्युअली अपने पेन और पेपर से फाइनल टैक्स लायबिलिटी जिस तरीके से हम कंप्यूट करना सीखा है आपने मैन्युअली, आप वो कर लो। आपको इस अमाउंट पे आना है फाइनल टैक्स लायबिलिटी पे। सो हमारे जो 3 एम्प्लॉइज थे, शहनाज, रश्मि और आरती, इन लोगों को इतना इतना अमाउंट जो है वो टैक्स लायबिलिटी के फॉर्म में देना है। अब ये है फाइनल टैक्स लायबिलिटी, लेकिन शहनाज ने तो सिर्फ 6 महीने काम किया है, तो अगर मैं ये कहूं कि हर महीने शहनाज की टैक्स लायबिलिटी कितनी होती, वो हम कंप्यूट कर सकते हैं हर चीज को 6 से डिवाइड करके। लाइक टैक्स की हर महीने ग्रॉस टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनेगी, हर महीने सरचार्ज की लायबिलिटी कितनी बनेगी, हर महीने सेस की लायबिलिटी कितनी बनेगी। तो मैं यहां लिखता हूं ग्रॉस टैक्स पर मंथ। बहुत ही आसान है। ग्रॉस टैक्स पर मंथ क्या होगा, हम पहले फुल ग्रॉस टैक्स को ले लेते हैं, ये हमारा फुल ग्रॉस टैक्स है ना। अब दिस डिवाइड बाय व्हाट, जितने महीने उसने काम किया। जरा देखते हैं शहनाज ने कितने महीने काम किया, पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। दिस डिवाइड बाय 6। तो मेरी इक्वेशन ये है कि अगर पूरा काम करने पे शहनाज की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 2,78,100 है, तो शहनाज की पर मंथ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कितनी है? दिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स दैट शी हैज वर्कड। सो डिवाइड कर दिया, ये लो ग्रॉस टैक्स पर मंथ आया। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं आपको आगे पता लगेगा जब आप समझोगे कि ये किस लिए काम आता है। ग्रॉस टैक्स पर मंथ मैंने इसका कंप्यूट कर लिया, एक्सेल है तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं।
ग्रॉस टैक्स पर मंथ कंप्यूट करने के बाद सरचार्ज पर मंथ भी कंप्यूट कर लेते हैं। सरचार्ज पर मंथ क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे जैसे मैंने जल्दी किया ना, मैंने क्या किया, यहां पे कॉपी किया, सेम यहां कॉपी और पेस्ट कर दिया। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, यहां आप इंडिविजुअली करोगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में क्या हो, शहनाज ने तो 6 महीने काम किया, रश्मि ने भी 6 महीने काम किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरती ने 6 महीने काम किया क्या? नहीं, आरती ने सिर्फ 5 महीने काम किया, उसने अगस्त के बाद से काम करना छोड़ दिया है। सो शहनाज में जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं B12 डिवाइड बाय 6, ये तो ठीक है क्योंकि 6 महीने काम किया इसने। जब मैं आरती में ये फॉर्मूला लिख रहा हूं ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय 6, ये भी ठीक है क्योंकि आरती ने भी 6 महीने काम किया है। लेकिन जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं लास्ट वाले हमारे एम्प्लॉय के लिए, तो क्या D12 बाय 6 करना चाहिए? नहीं, हमें करना चाहिए D12 बाय 5, क्योंकि उसने सिर्फ 5 महीने काम किया है। और ये है हमारा रेड जोन, यहां पे कलर करते हैं हम, इसे कलर कर देते हैं रेड। ये है पहली मिस्टेक जो हो ही जाती है जल्दी जल्दी में, या फिर कई बार ज्यादा ध्यान न देने की वजह से। तो आप इस चीज पे हमेशा ध्यान दोगे। अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे आप एक कॉलम बना लो, नंबर ऑफ मंथ्स, 6 महीने, 6 महीने, 5 महीने, और इनको सिवाय इससे डिवाइड करने के आप सिंपली इस सेल से रेफरेंस कर दो और अब फॉर्मूला कॉपी करो। चाहो तो आप ये कर लो। ग्रॉस टैक्स पर मंथ हम इस तरीके से कंप्यूट कर लेते हैं। अच्छा, सरचार्ज हमारे पास, लो सरचार्ज भी इसी तरीके से कंप्यूट करते हैं। टोटल सरचार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स वर्क्ड, इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया। सरचार्ज के बाद अब हमारे पास है सेस, टोटल सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, जो हमने एक सेल में लिख रखे। ये हो गया काम। ये हुआ हमारा ग्रॉस टैक्स पर मंथ इंडिविजुअल वाइज। अब मैं यहां एक कॉलम और बनाता हूं, टोटल इन 1 मंथ, मतलब एक महीने में इन तीनों का टोटल क्या होगा। मैंने आपको बताया था ना, शहनाज के लिए एक चालान, रश्मि के लिए एक चालान और आरती के लिए एक चालान नहीं जाएगा। इन तीनों का जो भी अमाउंट बनेगा उसके लिए एक चालान जाएगा। तो मैंने यहां लिख दिया टोटल इन 1 मंथ। अब यहां पे देखते हैं, सिर्फ मैं इसे क्या कलर करूं, इसे अलग सा बॉर्डर देते हैं ताकि आपको पता लगे। बॉर्डर करते हैं यहाँ पे। अब ये जो ग्रॉस टैक्स पर मंथ है, शहनाज के लिए इतना, इसके लिए इतने, इसके लिए इतना और इसके लिए इतना, टोटल कितना हुआ? टोटल विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब आप मुझे बताओ, क्या हम 3 चालान बनाएंगे 46,000, 13,000 और 11,000 का, या एक ही चालान बनाएंगे 71,000 का? आंसर है एक ही चालान बनाएंगे 71,000 का। आप देख भी सकते हो हर महीने एक ही चालान बना है। सो इसी एक चालान से 71,000 की पेमेंट होगी। बाद में हम बता देंगे कि 71,000 में किसका शेयर कितना कितना है। सिमिलरली सरचार्ज की पेमेंट भी एक ही बार होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल पेमेंट एक बार। और सेस की भी टोटल पेमेंट दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये है पेमेंट। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट जाएगा, मैं यहाँ पे क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं शेप्स, ठीक है इंसर्ट कर लेते हैं। ये जो अमाउंट है ये जाएगा चालान डिटेल्स में। कहां जाएगा? चालान डिटेल्स में। और ये जो हमारे पास अमाउंट है, इसे यहां पेस्ट करते हैं। ये जो हमारे पास अमाउंट है, रोटेट कर ले जरा, ये जो हमारे पास अमाउंट है इंडिविजुअल वाइज, इंडिविजुअल मतलब हर एम्प्लॉय के वाइज, ये है हमारी एम्प्लॉय वाइज डिटेल जो जाएगी एनेक्सचर 1 में। अभी और क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान चीज है। जितनी भी हमने कैलकुलेशन किए ना, उसमें से रोल जो है वो सिर्फ इतने का है, सिर्फ
इतने का रोल है, बाकी सारी कैलकुलेशन हमने सिर्फ ये कंप्यूट करने के लिए की है, ये और ये अमाउंट, इसे कंप्यूट करने के लिए हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की है। ये वाला हमारा अमाउंट जो टोटल है सभी के लोगों का वो जाएगा चालान में, और परफेक्ट अलग अलग इंडिविजुअल्स का जो भी अमाउंट है वो जाएगा अनेक्षर 1 में। अब देखते हैं क्या चल रहा है वहां पे। आओ, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हो। अगर फिर भी कोई चीज क्लियर ना हो तो आप कमेंट लिखना, अदरवाइज कल जूम वाले क्लास में पूछना, मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। चलो वापस से यहां आते हैं। यहां क्या हुआ, हमने यहाँ पे 3 चालान बना दिए थे, रो 1, रो 2, रो 3। अब ये कह रहा है आप मुझे हर चालान की बस डिटेल बता दो कि क्या किया आपने चालान में। जो आपने पहला चालान बनाया, ये लो, जो हमने पहला चालान बनाया उसमें आपने टीडीएस कितना डिडक्ट किया, ये देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। चालान में हमने टीडीएस कितना डिडक्ट किया है, हमने 46,350 इसका, 13,000 इसका और 11,000 इसका, टोटल 71,833 है। मैं कर देता हूं इसे 71,833 रहने देता हूं, मैं फ्रैक्शन हटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा मैंने सरचार्ज में कर दिया, कोई नहीं, यहां से कॉपी और यहां पेस्ट कर लेते हैं और इसे कर देते हैं 0, ठीक है। टोटल एक चालान में टीडीएस गया 71,833 का। अच्छा पहली चालान में सरचार्ज कितना गया, सरचार्ज गया 0। सेस कितना गया, सेस गया 2783, चलो 2837। अच्छा इंटरेस्ट कितना गया, 0, कुछ भी नहीं। कोई फीस पे करी, नहीं, कुछ भी नहीं। पेनल्टी पे किया, नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा दूसरे महीने में क्या हुआ, दूसरे महीने में कुछ पे किया, नहीं, दूसरे महीने में भी कुछ पे नहीं किया हमने। दूसरे महीने में क्या कुछ पे किया हमने, नहीं, दूसरे महीने में हमने कुछ पे नहीं किया। दूसरे महीने के चालान डिटेल देखते हैं। दूसरे महीने में 71,833, लो यही अमाउंट आ जाएगा 71,833। ये है अगस्त के लिए, ये 0, ये सेम अमाउंट, लो कॉपी कर दो, यहां से पेस्ट हो गया। तीसरा महीना कौन सा है, तीसरा महीना है अक्टूबर का, और यहां एक बात याद रखनी है, अक्टूबर में ये वाली पेमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान दो। अक्टूबर में जहां पे ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बोथ एम्प्लॉइज, अगर ना भी लिखा हो तो हम यहां चेक कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट एम्प्लॉय था आरती सिंह, उसने सितंबर में काम किया ही नहीं, अगस्त में चली गई। ये देखो 5 ही महीने काम किया इसने, अगस्त तक काम किया, सितंबर में काम ही नहीं किया। अगर कोई पर्सन सितंबर में काम ही नहीं कर रहा तो क्या उसका चालान जाएगा सितंबर में, नहीं, सिर्फ 2 लोगों का चालान जाएगा, और 2 लोगों का अमाउंट कितना होता है 60,133। इसे आप कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका अब इसने कंपनी छोड़ दिया है, इस महीने इसे सैलरी ही नहीं मिली। जब सैलरी नहीं मिली तो टीडीएस भी नहीं बनेगा, टीडीएस सिर्फ 2 लोगों का बनेगा, फर्स्ट और सेकंड का, जिनका सम होता है 60,133। सो यहाँ पे अमाउंट पुट कर देते हैं लास्ट वाले में 60,133। अच्छा सरचार्ज भी नहीं बनेगा, सेस भी सिर्फ इन्हीं दोनों का बनेगा क्योंकि आरती ने कंपनी छोड़ दिया, इनका सम बन रहा है 2405। सो 2405, ये लो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आओ मैंने क्या किया है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, हम अभी तक तीनों एम्प्लॉइज का टोटल कर रहे थे। ये मैंने किसके किसके लिए किया, ये मैंने अगस्त के लिए किया, सितंबर के लिए किया, लेकिन मैं ये काम अक्टूबर के लिए नहीं कर सकता क्योंकि अक्टूबर में अब सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय सॉरी अगस्त और सितंबर मैंने कहा, जुलाई से ले लेते हैं। जुलाई और अगस्त, इन 2 महीने में तो 3 एम्प्लॉइज थे, पर सितंबर मंथ स्टार्ट होने से पहले आरती ने कंपनी छोड़ दी, अब सिर्फ 2 एम्प्लॉइज है, तो कैलकुलेशन भी सिर्फ 2 एम्प्लॉइज की होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 एम्प्लॉइज की कैलकुलेशन ली है। जब आरती चली गई तो आरती का कंप्यूटेशन कहां से करेंगे, ये देखो, ये अमाउंट जो है 60,000 का और 2045 का,
ये अमाउंट मैंने यहाँ भरा है। अगर आरती इस महीने भी काम कर रही होती तो आरती की इंफॉर्मेशन भी फिल कर देते। अब आरती काम नहीं कर रही है इसलिए आरती की इंफॉर्मेशन यहाँ फिल नहीं हुई। ये याद रखना है आपको। सो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। अगर आप देखो हमने एक कैलकुलेशन की है, और क्या कैलकुलेशन की है पता है? ये आप सेमेस्टर 3 तक पढ़कर आए हो, फाइनल टैक्स लायबिलिटी, बस उसको मंथ से डिवाइड कर रहे हैं। यही कैलकुलेशन है हमारी, और उस कैलकुलेशन को यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं सिंपली। सो यहां तक हमने सब कुछ पेस्ट कर दिया। ये हमें बता रहा है टोटल अमाउंट कितना बना। अब हमें बताना है कि ये जो चालान हमने पे किया था उसका बीएसआर कोड क्या है। चलो जी बीएसआर कोड चेक करते हैं। ये गिवन होगा क्वेश्चन में। कहा? जहां चालान की डिटेल होगी वहां। सो बीएसआर कोड ये रहा। ये है हमारा बीएसआर कोड। इसे करते हैं कॉपी, इसे करते हैं पेस्ट। जनरली बीएसआर कोड चेंज नहीं होता बैंक का, सो वो हर महीने के लिए सेम रहेगा। सो मैं यहां से कॉपी कर इन दोनों जगह पे भी पेस्ट कर देता हूं। अच्छा, पेस्ट के साथ एक दिक्कत ये है कि अभी देखो क्या हुआ था। पेस्ट ना आप एक साथ एक से ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहां से कॉपी किया, मैंने सोचा एक साथ दोनों में कर देते हैं, नहीं होगा। 1 बाय 1 पेस्ट को आपको कॉपी करना होगा। पर इतनी फैसिलिटी भी ठीक है अगर आपको कट कॉपी पेस्ट करने को मिल रहा है तो। चलो नेक्स्ट चीज वो आपसे पूछ रहे हैं कि किस डेट पे आपने चालान ट्रांसफर किया था या डिपॉजिट किया था। तो डेट क्या चालान की? हमने पहला वाला चालान 2 अगस्त को किया है, ये लो 2 अगस्त। दूसरा वाला चालान किया है 6 सितंबर को, ये लो 6 सितंबर। तीसरा वाला चालान किया है 7 अक्टूबर को, ये लो 7 अक्टूबर। लो मैंने आपको कहा ना सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करना है। ऊपर इंग्लिश पढ़ो और नीचे कट कॉपी पेस्ट करो। जो चीज ऑलरेडी डिसेबल्ड है आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं। नेक्स्ट चीज है चालान सीरियल नंबर। अच्छा, चालान का सीरियल नंबर ये रहा। बस कॉपी और पेस्ट यहां से उठाया। पहला वाला चालान का सीरियल नंबर ये है, दूसरे वाले चालान का सीरियल नंबर ये है, तीसरे वाले चालान का सीरियल नंबर ये है। ये लो तीनों चालान की इंफॉर्मेशन भर दी मैंने। मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, ये आपको नो करना है। मैंने बताया था ना कि गवर्नमेंट के पास एक सिस्टम होता है बुक एडजस्टमेंट के थ्रू टीडीएस डिपॉजिट कराने का, वो बाकियों के पास नहीं होता। तो आप लिखोगे नो नो नो। इंटरेस्ट टू बी एलोकेटेड, कुछ भी नहीं। अदर्स कुछ है? नहीं। माइनर हेड ऑफ टीडीएस, हाँ ये मुझसे किसी ने भवनीत में पूछा था माइनर हेड ऑफ चालान क्या होता है। तो यहाँ पे देखो 2 हेड है, 200 और 400। 200 का मतलब आपने इज्जत से टीडीएस जमा करवा दिया गवर्नमेंट को, बिना पकड़े जाए आपने ईमानदारी से गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करा दिया। और 400 का मतलब है आपने टीडीएस जमा नहीं किया, आईटी डिपार्टमेंट ने आप पकड़ा आपको, और पकड़ने के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने रेगुलर असेसमेंट किया और तब आपने ये टीडीएस जमा किया है। हम मानकर चलेंगे हर आदमी ईमानदार है, तो हम यहां से 200 सिलेक्ट कर लेंगे। और कुछ बचा? नहीं। ये लो 70% काम कंप्लीट हो गया हमारा। और सोचो हमने क्या किया है। हमने ईमानदारी से अगर आप देखो तो हमने मेहनत का एक काम सिर्फ ये समझने का किया है और ये कैलकुलेशन, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं किया हमने। 70% काम कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म में 30 और चालान में 40। अब बच गई लास्ट चीज। अब हमें क्या करना है? अब हमें हर चालान का बाइफर्गेशन देना है। पहले हमने बताया हमने 3 चालान में पेमेंट की है। अब हम बताएंगे कि हर चालान में किस किस की पेमेंट की है। चलो जी चलते हैं एनेक्सर 1 डिटेल में। अच्छा आप बताओ, हमने 3 चालान में पेमेंट की है। पहले चालान में कितने लोगों की पेमेंट की है? पहले चालान में 3 एम्प्लॉइज थे, तो उन तीनों की पेमेंट करी है। ठीक है जी। दूसरे चालान में कितने एम्प्लॉइज की पेमेंट करी है? दूसरे चालान में मतलब अगस्त महीने के लिए तब भी 3 एम्प्लॉइज थे, तो हमने 3 लोगों के लिए करी है, हो गए 6। लास्ट वाले चालान में हमने कितने एम्प्लॉइज के लिए पेमेंट की है? अब लास्ट वाले महीने में यानी सितंबर में ये आरती हमारा साथ छोड़ गई थी, तो अब हम सिर्फ 2 एम्प्लॉइज बचे थे हमारी कंपनी में, तो हमने सिर्फ 2 एम्प्लॉइज की पेमेंट की है। तो टोटल रोज कितने होने चाहिए? 3 पहले महीने के लिए, 3 दूसरे महीने के लिए और 2 आखिरी महीने के लिए। तो 3 + 3 6 + 2 8। अब हम यहां से इंसर्ट रो करेंगे। चालान नंबर 1 के लिए कितने लोग चाहिए हमें?
3। चालान नंबर 2 के लिए कितने चाहिए? 3। लेकिन चालान नंबर 3 के लिए सिर्फ 2। ये देखो, अब आप यहां पे कमाल देखो, चालान नंबर 1 के 3 पार्ट बन गए, मतलब चालान नंबर 1 का जो पैसा है वो 3 लोगों में बटेगा। चालान नंबर 2 चालान नंबर 2 भी 3 पार्ट में बट गया, मतलब चालान नंबर 3 का भी जो पैसा है वो 3 लोगों में बटेगा। चालान नंबर 3 के लिए है 3 चालान नंबर 3 का पैसा 2 लोगों का है, इसलिए 2 लोगों में बटेगा। इसके बाद की सारी चीजें सॉफ्टवेयर ने चालान से उठाई है, जो हमने चालान में भरा था ना, बीएसआर कोड, डेट, सीरियल नंबर, ये सब कुछ एनेक्सर 1 में चालान 1 से यहां पे ट्रांसफर हुआ है। हमें बताना सबसे पहले किस सेक्शन के अंदर हमने पेमेंट की है। तो यहां पे सिलेक्ट करो, आपको दिख रहा होगा 92A, 92B और 92C। ये एक्चुअली में 192A है, वो 1 दिख नहीं रहा, बट ये है 192A, 192B, 192C। अब आप थोड़ा सा यहां कर्सर देखो क्या लिखा हुआ है, पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन यूनियन गवर्नमेंट। क्या ये पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को थी? नहीं थी। बी में देखो, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, क्या ये प्राइवेट एम्प्लॉइज को थी? हाँ थी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कौन होगा? प्राइवेट एम्प्लॉय होगा। तो हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे 92B। सभी में हमारे तीनों एम्प्लॉइज होते हैं वो प्राइवेट एम्प्लॉइज थे। पास। आप देखते जाओ कितना आसान होता है, सिर्फ बस चीजें फिल करनी है, कुछ करना ही नहीं है। जहां आपको व्हाइट दिखे इसका मतलब उसे फिल करना है, उसे फिल कर दो। ये लो, अब एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर पूछ रहा है हमसे। चलो जी देखते हैं एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर क्वेश्चन में होगा। हाँ, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर तो है। हम मानकर चल रहे हैं कि चालान नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए, तो 3 पार्ट में पहला पार्ट हम रखेंगे शहनाज के लिए, दूसरा पार्ट रश्मि के लिए और तीसरा आरती के लिए। सो मैं उसी के हिसाब से रेफरेंस नंबर भर रहा हूं। चालान नंबर 1 का पहला पार्ट शहनाज के लिए, उसकी एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर है 2421। चालान नंबर 1 का दूसरा पार्ट रश्मि के लिए 2422। चालान नंबर 1 का तीसरा पार्ट आरती के लिए 2423। और अब मेहनत क्यों करे जब हमें पता है कि यही सेम काम जो है वो सेकेंड मंथ में भी हुआ है। थर्ड मंथ में क्या हुआ? सिर्फ आरती तो छोड़ गई, पहले दो तो कॉपी कर लेते, हो गया हमारा काम खत्म। लो, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर भी हमने भर लिया। लास्ट पैन ऑफ एम्प्लॉय, यानी हाँ पैन नंबर ऑफ एम्प्लॉय अब चाहिए। ठीक है, शहनाज का पैन नंबर ये रहा, कॉपी किया, शहनाज का पैन नंबर पेस्ट कर दिया। रश्मि का पैन नंबर यहां से कॉपी किया और रश्मि का यहां पे पेस्ट कर दिया। आरती का पैन नंबर यहां कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। अब यही सेम चीज चालान नंबर 2 में भी हुआ। चालान नंबर 3 में सिर्फ आरती नहीं है, पहले के 2 है, तो मैंने पहले को 2 के कैलकुलेशन कर दी। अब एक मिस्टेक यहां पे होती है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, आरती की या शहनाज की पहली की 3 डीएसीबी, यहां भी डीएसीबी, यहां भी डीएसीबी, नहीं, ये मंथ वाइज है। समझो, ये जो 3 है ये एक चालान के 3 पार्ट है, तो 3 अलग अलग लोगों के नाम होने चाहिए। ये एक चालान के 3 पार्ट है, तो यहां 3 अलग लोगों के नाम होने चाहिए। ये एक चालान का 2 लोगों का पार्ट है, तो यहां 2 अलग अलग लोगों के नाम होने चाहिए। ये चीज अगर आपने ध्यान रख ली और समझ गए तो आप 100% टीडीएस में कहीं गलती नहीं करोगे। लो, अब हमसे पूछा जा रहा है कि चालान नंबर, एक बार मैं आपको चालान दिखाता हूं। देखो, सीरियल चालान नंबर 1 के पहले 3 पार्ट है, 2 के फिर 3 पार्ट है और 3 के 2 पार्ट है। तो हमें इसी हिसाब से इंफॉर्मेशन भरनी है कि भैया अगर 1 जो पहला चालान था, अगर उसमें 70,000 रुपए डाले तो वो किस किस के थे बताओ। मैंने बताया देखो ये 3 एम्प्लॉइज के थे। अब इन एम्प्लॉइज के नाम बताते हैं। पहले का नाम है शहनाज कौर गिल, ओके जी, शहनाज कौर गिल। दूसरे का नाम है रश्मि देसाई, ये तो टेलीविजन एक्ट्रेस है मेरे हिसाब से। और आरती सिंह, ये रहा आरती सिंह। अच्छा, सेकंड वाले में भी इन तीनों का पैसा हमने डिडक्ट किया था, तो एक काम करते हैं, इन तीनों को यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर देते हैं। और फिर लास्ट वाले में तो सिर्फ ये दोनों थे, आरती चली गई छोड़कर कंपनी, सो ये पेस्ट कर दिया, काम खत्म। डेट ऑफ पेमेंट, अच्छा
इनको हमने पेमेंट कब किया? अच्छा, ये कौन सा पेमेंट है वैसे? ये सैलरी की बात हो रही है कि इन लोगों को सैलरी कब पे किया। आप चाहो तो वीडियो को अभी पॉज कर लो और आप अपने नोट्स में लिख लो, एनेक्चर 1 की डिटेल में डेट ऑफ पेमेंट का मतलब जिस दिन आपने पेमेंट की इनको सैलरी की। ठीक है, ये देखो अभी हम आ रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो जाएगी ये सारी चीजें। डेट ऑफ पेमेंट, किस दिन पेमेंट किया? क्या यहाँ कहीं कुछ लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, सैलरी इज क्रेडिटेड ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ। सैलरी लास्ट डे पे क्रेडिट होती है। ठीक है जी, तो लास्ट डे कौन सा होगा? सेकेंड क्वार्टर का पहला महीना जुलाई, जुलाई का लास्ट डेट होगा 31st। अब यहां पे आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप 3 प्रेस करोगे और 1 प्रेस करोगे, ये ऑटोमेटिकली ऑब्लिक लगा देता है। आपको ऑब्लिक लगाने की जरूरत नहीं, अगर आप वो लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको सिर्फ नंबर लिखना है, 31 जुलाई 2019। मैंने कहीं पे भी स्लैश नहीं किया, स्लैश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप सिर्फ इसे यहां पे नंबर्स बताओ, dd mm और yy। अच्छा, इनको भी पेमेंट सेम डे ही हो गई होगी। लो, इनको भी मैंने सेम डे कर दिया। दूसरा चलान है हमारा कब का? अगस्त का। इस दिन भी लास्ट डे पे पेमेंट हुई होगी, तो लास्ट डे अगस्त का। अच्छा, ये भी 31st का होता है, तो 31 2019 इसी को पेस्ट कर देते हैं। ये लो, तीसरा है हमारा सितंबर, ये लो 30 सितंबर 2019, और इसी दिन इसे भी पेमेंट हुई। तो हमने बता दिया कि सैलरी कब पेमेंट हुई। अच्छा, कितनी सैलरी पेमेंट हुई? कितनी 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 कितनी, ये तो अब हमें कितनी सैलरी पेमेंट हुई ये कहाँ है, ये हम चेक करते हैं। क्या हमें कहीं बताया कितनी सैलरी पेमेंट हुई? नहीं, ये तो नहीं बताया। आओ एक्सेल में देखिए, ये आ गया हमारा एक्सेल। हमारे एक्सेल में हमें ये पता है कि टोटल सैलरी मिली 15 लाख, और हमें एक और बात पता है कि शहनाज ने काम किया था 6 महीने। तो अज्यूमिंग कि हर महीने उसे इक्वल सैलरी मिलती है, अगर हर महीने उसे इक्वल सैलरी मिलती है तो उसे हर महीने कितनी सैलरी मिली होगी? कुछ भी नहीं, सैलरी को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मंथ से, तो सैलरी पर मंथ आ जाएगी। ये लो, ये है सैलरी पर मंथ। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, जितनी उसकी टोटल सैलरी थी वो इंफॉर्मेशन में थी, दिस डिवाइडेड बाय जितने भी महीने उसने काम किया वो भी हमारे पास था, बस डिवाइड कर दिया। सेम चीज को यहां से कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट कर देंगे। आ गई सबकी सैलरी पर मंथ। कितनी कितनी है? 2.5 लाख, 2 लाख और 1,80,000। ठीक है, चलो ये इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। 2.5 लाख रुपए है फर्स्ट एम्प्लॉय की, दूसरे एम्प्लॉय की है 2 लाख, और तीसरे वाले एम्प्लॉय की है 1,80,000। ठीक है, यही सेम सैलरी सभी को मिली होगी सेकंड में, लेकिन लास्ट में आरती को पेमेंट नहीं हुई क्योंकि आरती कंपनी छोड़ के जा चुकी थी। काम खत्म। हाँ जी, अब हमें बताना है हर एक पर्टिकुलर पर्सन का कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ हर महीने, और यहां अब काम आएगी हमारी ये एम्प्लॉय वाइज डिटेल जो हमने बना रखी है। ये एम्प्लॉय वाइज डिटेल, कितना टीडीएस जमा हुआ, ये लो जी, कॉपी करे? नहीं, 1 बाय 1 कॉपी करते हैं। शहनाज का 46,350। अच्छा, सेकेंड वाले एम्प्लॉय का ये रहा, मैं 3333 डिलीट कर रहा हूं। ओके, 11,700 नेक्स्ट वाले एम्प्लॉय का ये रहा। अब यही सेम चीज यहां से कॉपी, नेक्स्ट मंथ भी यही हुआ, लेकिन लास्ट वाले मंथ में क्या हुआ कि आरती चली गई तो सिर्फ 2 लोगों का है। सरचार्ज क्या हुआ? लड्डू। अब आप कहोगे सर छोड़ देते हैं ना, नहीं छोड़ सकते, 0 भी फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। 0 का मतलब अगर कुछ नहीं है आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, 0 फिल करना ही पड़ेगा। एजुकेशन सेस है पहले वाले का 1854, दूसरे वाले का 551 कर लेते हैं, तीसरे वाले का 468,
ये लो 468 कर लेते हैं, इसे कॉपी किया, नहीं सारा कॉपी कर लेते हैं और लास्ट में ये लो ये कॉपी कर लिया। सेस भी बता दिया हमने, टोटल टैक्स डिपॉजिटेड भी बता दिया। अब यहां पे क्या हुआ, हमने चालान में बताया था टोटल टैक्स हमने कितना डिपॉजिट किया है और यहां हमने बता दिया कितना टैक्स डिडक्ट किया है। गवर्नमेंट ये चेक करती है कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी बीच में घपला कर रही हो, जितना टैक्स कंपनी ने डिडक्ट किया क्या सारा डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, इसे चेक करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। हमारा सारा अमाउंट सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब डिडक्शन किस दिन हुआ, मतलब किस दिन आपकी सैलरी से ये टीडीएस काटा गया, जरा देखो क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है। टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन दिस इज एवरी मंथ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन एवरी बेसिस फॉर ऑन एम्प्लॉइज। अच्छा, गिवन नहीं है कि किस दिन डिडक्शन होता है, डिडक्शन के बारे में नहीं गिवन, तो हम ये मानेंगे जिस दिन सैलरी मिलती है उसी दिन डिडक्शन होता है। सैलरी किस दिन मिली थी, कहां गया हमारा सैलरी का, ये रहा, सैलरी जिस दिन डिडक्ट पेमेंट हुई उसी दिन डिडक्शन के साथ पेमेंट हुई। अगर डेट गिवन होती तो मैं डेट लेता, नहीं गिवन है तो मेरे लिए और अच्छा, कट कॉपी पेस्ट। चलो अब लास्ट चीज जो इसमें है वो है रिमार्क्स फॉर लोअर डिडक्शन और नॉन डिडक्शन। ये बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने आपको अपनी पीपीटी भेजी हो तो यहाँ पे कुछ टैग्स होते हैं, वो मैं आपको 26Q में कर दिखाऊंगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल वीडियो मिलेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा सैलरी का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ हमने कर दिया। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो आप समझ जाओ क्या खेल है। सॉफ्टवेयर में तो कहीं पे भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे डिफिकल्ट चीज जो है वो है इस बात को समझना कि चालान एक से ज्यादा एम्प्लॉय का एक बार जाता है, इसीलिए चालान में डिटेल जाती है टोटल की, और एनेक्चर में एम्प्लॉइज वाइज डिटेल देनी होती है, इसीलिए वहां डिटेल जाती है एम्प्लॉय वाइज की। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये सीख लिया, आपने 24 क्यों सीख लिया।